देखिए अपन ने जब कोई धारावाही चालक किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा है उस पर लगने वाले बल का व्यंजक निकाल लिया था। फिर दो समांतर धारावाही चालक के कारण एक दूसरे पर जो बल लग रहा था प्रति एक लंबाई पर वो भी अपन ने ज्ञात कर लिया था। 1 एम्पीयर की मानक परिभाषा दे दी थी। अब इन पर आधारित जो आंकिक क्वेश्चन है अपने बुक के उनको अपन टच करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 0.15 टेस्ला 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज आपको दी गई हैं वो देखें आप। सबसे पहले तार में जो धारा दी है वो आपको दी है इन्होंने 8 एम्पियर। 8 एम्पियर की विद्युत धारा दे रखी है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है वो है 0.15 टेस्ला और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री के कोण पर है। भाई क्षेत्र के साथ कितना कोण दिया है क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और ये पूछ रहे हैं इसकी एकांक लंबाई पर बल निकालना है, यानी कि बल बटे लंबाई आपको ज्ञात करनी है, न कि बल पूछा है। अगर बल पूछा होता तो आपको लंबाई भी दी होती। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला ये था F = ILB sin थीटा से। यही फॉर्मूला है F = ILB sin थीटा से। यहां पूछा क्या है क्वेश्चन में, एकांक लंबाई पर बल, यानी कि F/L। तो F/L = क्या हो गया, IB sin थीटा। तो देखिए वैल्यू रखिए। I की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 8 एम्पियर। B की जो वैल्यू दी है वो है 0.15। फिर sin 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है तो यहां रख दीजिए आप sin 30, sin 30 डिग्री होगा। अब देखिए आप इसे हल कीजिए। 8 × 0.15 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 8 4 टाइम, ये हो गए हैं 0.60 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि पूछा गया है एकांक लंबाई पर बल। ये अपन ने बुक का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अगला जो न्यूमेरिकल्स है वो है दो समानांतर तारों के लिए। उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी बुक के अंदर उसके आंसर में मिस्टेक्स दी हुई है। उसमें बुक में आंसर दिया हुआ है बोर्ड की बुक में 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, जबकि उसका जो आंसर होगा वो होगा
4 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर मीटर, उस आधार पर कि जिस आधार पर इसमें आंकड़े दिए गए, जो आंकड़े दिए गए, अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो फिर इसके आंकड़ों में चेंज हो जाएगा। तो डेटा दिए गए, तो अपन जो डेटा दिए गए हैं उससे अगर उसे सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर 4 इंटू 10⁻⁻8 आता है। तो देखिए उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और शायद बुक का वो 10वें नंबर का क्वेश्चन है अनसोल्व क्वेश्चन में, जिसे आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 2 मीटर लंबे समानांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। 2 मीटर लंबे समांतर तार, 2 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों तारों में समान मान 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, यानी कि प्रत्येक तार के अंदर 0.2 एम्पियर की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो, तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले, तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए जो अपन को आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों की सहायता से अपन इसे सोल्व करते हैं, यानी जो डाटा आपको दिए गए हैं। देखिए क्या क्या दिया है। 2 तार हैं, 2 मीटर लंबे हैं, यानी तार की लंबाई का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसने पूछा क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर बल पूछा है। इसका मतलब तार की लंबाई का कोई महत्व नहीं रहा। अगर ये कह दे कि प्रति एकांक लंबाई पर बल के बाद तार की लंबाई दे देगी इतने मीटर है, तो अपन उसे गुणा कर देंगे, इतने मीटर है। मान लो 10 मीटर लंबा तार है, 10 से गुणा कर दीजिए आप इसे। 0.2 मीटर की दूरी पर है, यानी कि स्मॉल डी 0.2 मीटर, दोनों तारों के बीच की दूरी जो मैंने स्मॉल डी ली है। और प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा यानी IA और IB दोनों का मान भी 0.2 एम्पियर इन्होंने दिया हुआ है। एक ही दिशा में धारा बह रही है, यानी कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। तो एकांक लंबाई पर बल F/L, इसका फॉर्मूला 2 तारों के लिए आपके पास आया था, याद कीजिए, μ0 IA IB/2πd से, यही फॉर्मूला है। F/L, μ0 की वैल्यू है 4π इंटू 10⁻⁻⁷। IA यानी कि पहले तार में धारा 0.2, दूसरे में भी 0.2, 2π, D का मान भी 0.2, 0.2 से 0.2 कैंसिल कीजिए, 2π से 4π, 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो अब रह गया है 2 इंटू 0.2, तो ये हो गया है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी कि इजिकल टू ये हो गया है 4 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर मीटर। ये प्रति एकक लंबाई पर बल आएगा। बुक में ये आंसर दिया हुआ है, वो अपनी बोर्ड वाली बुक में
2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। जो गलत है आप उसे करेक्शन करके ये वैल्यू उसकी जगह लिख लीजिए। यहां अपने इस पर न्यूमेरिकल हो गया। अब अपन अगला जो टॉपिक है जिसकी अपन बातें करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो मोटर का जो सिद्धांत है वो भी इसी में आ जाएगा। इसी में गैल्वेनोमीटर जो अपन इसके बाद का टॉपिक और पढ़ेंगे आगे, उसका भी सिद्धांत यही शामिल होगा। और उस टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं वो ये है। देखिए अगला जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, हेडिंग है, उसकी हेडिंग डालेंगे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक समान या समरूप भी कह सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही, आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। ये टॉपिक अपन अब पढ़ने जा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या और कैसे है इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अपन इसे बनाते हैं। देखिए मैंने ये मान लिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है मेरे पास, ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा के अंदर है, बाईं ओर से दाईं ओर। इसके लिए आप चाहें तो दो चुंबकीय ध्रुव बना सकते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इस दिशा में है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार धारावाही लूप को अपन रख रहे हैं। देखिएगा ये कोई आयताकार धारावाही लूप है मेरे पास, ये कोई आयताकार धारावाही लूप है जो जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाता है। अब एक चीज पे बड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ताकि कंफ्यूजिंग नहीं हो। देखो कैसे, जैसे मान लिया ये मेरे पास आयताकार लूप है, ये जो हाथ है ये एक आयताकार लूप है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है तो देखो ये इसका तल है, गौर कीजिएगा ये इसका तल है और ये इसका सदिश क्षेत्रफल इस दिशा में होगा यूं। यानी चुंबकीय क्षेत्र यूं है, अगर आयताकार लूप यूं है, यूं रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि तल तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, लेकिन उसका सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। अगर ये यूं घूम गया तो ऐसी स्थिति में तल तो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है लेकिन तल क्या है, यूं है, लेकिन सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की है। यानी इस आयताकार लूप का जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण पर मैं मान रहा हूं। कितने कोण पर मान रहा हूं, अल्फा कोण पर मान रहा हूं। इसका नामकरण कर दीजिए आप, ये है पी क्यू आर एस। मैंने मान लिया पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है, इसकी जो लंबाई है वो है स्मॉल एल और चौड़ाई है स्मॉल बी। चौड़ाई स्मॉल बी है
और जो लंबाई है इसकी वो है स्मॉल एल। ये इसकी अक्ष है जिसके सापेक्ष ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, एक्स एक्स डैश। इस अक्ष के सापेक्ष ये घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसका चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके तल का बनने वाला कोण क्या है, अल्फा है। ये मैंने मान लिया है कि इसका बनने वाला कोण क्या है भाई, अल्फा है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसके तल का, ध्यान रखना तल का, इसका मतलब सदिश क्षेत्रफल का कोण मैंने मान लिया थीटा है। तो अल्फा और थीटा में क्या संबंध होगा भाई, तल तो ये है और क्षेत्रफल सदिश यो है, यानी कि दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। अगर तल के साथ कोण दिया गया हो तो आप 90 माइनस कर लीजिए उसे, वो आपका सदिश क्षेत्रफल के साथ का कोण आ जाएगा। तो देखिए यहां मैंने ये इसकी अक्ष एक्स एक्स डैश हो गई जिसके सापेक्ष घूम सकता है। इसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ये इस डायरेक्शन में है और इस धारा का मान है स्मॉल आई मान की धारा है भी। स्मॉल आई मान की इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए पहले अपन क्या लिख देते हैं, माना कि एक आयताकार लूप PQRS जिसकी लंबाई स्मॉल एल व चौड़ाई स्मॉल बी है, समरूप या एक समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में। माना कि एक आयताकार लूप PQRS जिसकी लंबाई स्मॉल एल व चौड़ाई स्मॉल बी है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाते हुए निलंबित है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ अल्फा कोण बनाते हुए क्या है, निलंबित है। अब देखिए इसमें स्मॉल आई मान की विद्युत धारा वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसमें स्मॉल आई मान की धारा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है, जिससे इसकी प्रत्येक भुजा एक धारावाही जिससे इसकी प्रत्येक भुजा एक धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करेगी। ये चीज अपन ने लिख ली है। अब अपन इसकी प्रत्येक भुजा पर बल ज्ञात करेंगे। तो मैंने बता दिया जिससे इसकी प्रत्येक भुजा एक धारावाही चालक तार की भांति व्यवहार करेगी।
ध्यान रहे इसके तल का कोण चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना है भैया, अल्फा लिया है मैंने, की भांति व्यवहार करेगी। प्रत्येक भुजा धारावाही चालक तार की भांति रखेगी। अब देखो प्रत्येक भुजा पर अपन बलों की बातें कर रहे हैं, तो देखिए अगर मैं भुजा PQ पर बल की अगर मैं बात करूं तो आप गौर कीजिए तार की लंबाई क्या ली जाती है, प्रवाहित धारा की दिशा में। अगर इसमें धारा की दिशा ये है तो लंबाई भी इसकी ये हो गई। चुंबकीय क्षेत्र इसमें यूं है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें यूं है। अगर ये किसी कोण पर अल्फा कोण पर झुका हुआ है तो इस स्थिति में अपन क्या देखते हैं, इसका देखो अगर ये इस तरह से है तो इस पर अगर बल की अगर मैं बात करूं तो इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। ये बल हो गया है F1 वेक्टर जो कि कागज के तल के लंबवत क्या होगा, भीतर की ओर। फिर आते हैं अपन इस भुजा पर। इस भुजा पर देखिए धारा इस दिशा में है, यानी कि ये जो चौड़ाई है यही इसकी लंबाई का कार्य करेगी और धारा भी इसी दिशा में है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा, अब ये बल हो जाएगा F2 वेक्टर जो कि इस दिशा के अंदर होगा। फिर अपन बात करते हैं इस भुजा की, तो देखो इसमें धारा इसके विपरीत हो गई, इसके विपरीत हो गई, यानी इस पर बल की दिशा भी इसके क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, अर्थात ये बल हो जाएगा F3 वेक्टर। ये बल आपके पास बन गया है F3 वेक्टर, जिसे आप यहां लिख दें ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं इसे, F3 वेक्टर हो जाएगा ये बल। ये बल अगर F3 वेक्टर अपने पास हो जाता है तो अब देखिए इस बल का यहां बल हो जाएगा F4 वेक्टर। ये चारों भुजाओं पर इस प्रकार से ये बल हो जाएंगे। इन बलों को आपको ध्यान रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो मैंने लिखाया था जो धारावाही चालक तार की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसकी प्रत्येक भुजा पर अब अपन बल की बात करते हैं, तो देखिए इसकी प्रत्येक भुजा पर चुंबकीय बल निम्न प्रकार होगा। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं। कैसे, ये बाएं हाथ का बायां हाथ है, मुट्ठी बंद है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अगर इस दिशा में यानी मध्यमा की दिशा के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है और तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, यानी L और B के क्या होगा, लंबवत। इसे कैसे याद करना मैंने बताया था, फादर मदर चाइल्ड, इस सीक्वेंस से आप इसे याद कर सकते हैं। निम्न प्रकार होगा। देखो नंबर फर्स्ट, पहले अपन बात करेंगे भुजा PQ पर बल। भुजा PQ पर बल क्या होगा भैया, देखिएगा F1 वेक्टर इज इक्वल टू, धारा क्या होगी इसके अंदर, I होगी, बिल्कुल सही बात है, धारा इसके अंदर क्या होगी, I होगी। लंबाई इसकी L वेक्टर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B वेक्टर है। अब आप देखिए यहां अगर मैं इसे खोलता हूं तो L और B के बीच का कोण आएगा, और आप मुझे ईमानदारी से ये बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, धारावाही चालक इस तरह से आ रहा है,
तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री आ रहा है? ये परस्पर लंबवत हो गए, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, यानी इनके मध्य का ये कोण 90 डिग्री आ रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूं ILB sin 90 डिग्री इज इक्वल टू ILB, इक्वेशन नंबर 1। चलो इसे इक्वेशन बाद में दे लेंगे, अभी आवश्यकता पड़ नहीं रही। तो ये अपने पास ILB आ गया, और इसकी दिशा क्या है? कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। इसकी दिशा होगी, चित्र से देख सकते हैं आप, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर इसकी क्या होगी? दिशा होगी, या यूं कह सकते हैं प्रेक्षक से दूर होगी। और ये क्या होगी? कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि प्रेक्षक की ओर, जो कह सकते हैं ये इसकी दिशा होगी। नंबर 2। दूसरा अपन बात करेंगे भुजा QR पर बल। भुजा QR पर बल, देखिए भुजा QR पर क्या बल होगा? F2 वेक्टर इज इक्वल टू अगर मैं बात करता हूं तो ये जो मान होगा ये होगा I, फिर आएगा L, तो यहां लंबाई के रूप में क्या आ जाएगी? इसकी चौड़ाई, लंबाई के रूप में इसकी क्या ली जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी, यानी कि स्मॉल b इनटू हो गया चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर। और इस बल की दिशा क्या है बताइए चित्रों देख करके? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी, डायरेक्शन ये है। और इसकी ऊर्ध्वाधर कहां होगी? नीचे की ओर। देख लो, जस्ट करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में। नंबर 3। तीसरा अपन बात करेंगे भुजा RS, QR के बाद है भुजा RS पर बल। ये हो जाएगा F3 वेक्टर इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, बिल्कुल यही होगा। और यहां पर भी वही स्थिति कि भुजा की लंबाई L इस डायरेक्शन में है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अर्थात क्यों लिखा जाएगा ILB sin 90 डिग्री, या यूं कह सकते हो F3। अब तो परिमाण निकाल लिया, तो इसी तरह से यहां पर भी देखो F वेक्टर इज इक्वल टू ये ILB sin 90, तो ILB इसका क्या आ गया? ये परिमाण आ गया, वेक्टर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी स्टेप को आप मिल सकते हो। या F1 इज इक्वल टू ILB। इसी तरह से यहां देखो F3 इज इक्वल टू भी क्या बन जाएगा? ILB, और ये दिशा होगी कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। फिर नंबर 4 लास्ट, अब भुजा SP पर। भुजा SP पर बल, ये बल है F4 वेक्टर। तो जरा गौर कीजिएगा, F4 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? सेम यही फोर्स हो गया, यानी कि IL की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल b, और ये कैपिटल B वेक्टर। और इस बल की डायरेक्शन क्या होगी? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब आपने चारों भुजाओं पर 4 बल देख लिए। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें से जो बल है यानी कि F4 और F2,
ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, बिल्कुल परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में परस्पर विपरीत है। गौर करना, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में परस्पर विपरीत है, ऐसे डायरेक्शन में है। दिशा में परस्पर विपरीत है, परिमाण में बराबर है और अक्ष एक ही है, अक्ष एक ही है, यानी संरेखीय बल है, अर्थात ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। तो देखिए क्या चीज अपने पास स्पष्ट हुई कि ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। फिर अपन बात करें F1 और F3 की, ये दोनों बल भी परिमाण में बराबर हैं। कौन कौन से बल, F1 ILB है और F3 ये भी ILB है, दोनों बल ये भी परिमाण में बराबर है और विपरीत भी है, लेकिन इनके बीच की दूरी, गौर कीजिएगा, ये वाली स्मॉल बी आ गई है, यानी कि ये संरेखीय बल नहीं है, ये संरेखीय बल नहीं है। इसका मतलब इस बल का मान, परिणामी बल तो शून्य है, लेकिन इन बलों की कार्य रेखा अलग अलग होने की वजह से ये बल परस्पर स्मॉल बी दूरी पर होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगे और जिसके कारण ये आयताकार लूप समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करेगा। यानी इस तरह से हो गया, ये बल इस पे यूं हो गया, ये बल इस पर यूं हो गया, ये बल इस पर यूं हो गया, तो ये इस तरह से घूर्णन इसमें शुरू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त दिशा के अंदर ये क्या करेगा, इसके अंदर घूमना शुरू कर देगा। तो अब अपन इस तथ्य को लिख लेते हैं कि इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और उस बल आघूर्ण का व्यंजक अपन को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो चारों बलों को अपन ने देख लिया है। तो देखो बलों की इस विवेचना से क्या चीज स्पष्ट हो रही है, उस पर गौर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि क्या चीज स्पष्ट हो रही है। देखो लूप पर कार्यरत बल कौन कौन से हैं, F2 और F4। लूप पर कार्यरत बल F2 वे F4, F2 वे F4, यानी F2 वेक्टर वे F4 वेक्टर लूप की घूर्णन अक्ष के अनुदिश, लूप की घूर्णन अक्ष के अनुदिश परंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। लूप की घूर्णन अक्ष के अनुदेश परंतु विपरीत विपरीत दिशा में लगते हैं, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे लूप में, इस वजह से लूप में किसी तरह का ऊर्ध्वाधर विस्थापन तो होगा नहीं, एक ऊर्ध्वाधर बल है, निरस्त कर देते हैं। फलस्वरूप
कोई ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं होता है। ये चीज आ गई कि लूप में किसी प्रकार का ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं होगा। साथ ही दोनों जो बल हैं F2 और F4 संरेखीय है, अतः इनसे कोई बलाघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही ये बल कौन कौन से, F2 और F4 संरेखीय है, एक ही रेखा पर है, अतः इनसे बल आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। तो देखिए वापिस से जो चीज कि बल F2 और F4 एक ही अक्ष पर है, एक लूप के घूर्णन अक्ष के अनुदिश हैं दोनों बल, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि एक ही रेखा पर है, परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, इसलिए इनके कारण ऊर्ध्वाधर विस्थापन संभव नहीं है। दूसरा ये संरेखीय है, यानी एक ही रेखा पर होने के कारण तो इनके द्वारा बल युग्म भी उत्पन्न नहीं होगा। फिर अपन बात करें बल F1 और बल F3 की। बल F1 और F3 भी परिमाण में समान है और दिशा में भी क्या है, विपरीत है, तो इनका परिणामी बल भी शून्य है, लेकिन इन बलों की कार्य रेखा क्या है, अलग अलग है। इस वजह से ये क्या करेंगे, बल युग्म उत्पन्न करेंगे। चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ध्यान रहे मैं आपको टॉपिक के नोट्स साथ साथ ही इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसलिए आप इसे यहीं से सीधा नोट कर लें, किसी पीडीएफ वगैरह की आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। नोट्स में साथ साथ ही लिख रहा हूं इसमें। तो देखिए ये तो अपन ने सिद्ध कर दिया कि F2 और F4 तो एक तरह से जीरो हो गए। अब अपन बात करेंगे कौन से दो बल, F1 और F3 के। देखो बल F1 वेक्टर, बल F1 वेक्टर व F3 वेक्टर भी परिमाण में समान वे दिशा में विपरीत हैं। वे दिशा में विपरीत हैं, परिमाण में समान वे दिशा में विपरीत हैं, अतः इनका परिणामी बल भी शून्य होगा। अतः इनका परिणामी बल भी शून्य होगा। लेकिन इन बलों की कार्य रेखा भिन्न है और ये बल परस्पर स्मॉल b दूरी पर कार्यरत है, लेकिन इन बलों की कार्य रेखा भिन्न है तथा ये स्मॉल b दूरी पर कार्यरत है। और बिल्कुल सही है भाई, इनके बीच की दूरी स्मॉल b तो हो गई, इसकी चौड़ाई बार। इन बलों की कार्य रेखा भिन्न है तथा ये स्मॉल b दूरी पर क्या है, कार्यरत है, अतः ये मिलकर एक बल युग्म बनाते हैं। अतः ये मिलकर एक
युग्म बनाते हैं। देखिए ये एक आपके पास बलों का क्या बन गया है, जोड़ा बनाते हैं, जिसके कारण लूप वामावर्त दिशा में x x डैश अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, जिसके कारण लूप वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में अक्ष x x डैश के सापेक्ष घूर्णन करता है, अक्ष x डैश के सापेक्ष घूर्णन करता है। इस प्रकार आयताकार लूप पर अगर अपन देखें तो कार्य सभी बलों का परिणामी बल क्या है, शून्य है। परिणामी बल तो शून्य है, इन दोनों का भी शून्य है, इनका भी शून्य है। इसका मतलब आयताकार लूप की किसी भी प्रकार की स्थानांतरित गति नहीं होगी। तो देखो, तो अपन यूं कह सकते हैं, इस प्रकार आयताकार लूप पर कार्यरत सभी बलों, आयताकार लूप पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है, अर्थात F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर परिणामी बल शून्य है, इसका मतलब आयताकार रूप की स्थानांतरीय गति किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। अतः आयताकार लूप की स्थानांतरीय गति संभव नहीं है, यानी कि केवल इसकी घूर्णन गति ही होगी, और वो भी अक्ष x x डैश के सापेक्ष। तो ये अपन ने इस पर लगने वाले बलों की चर्चाएं कर ली। अब अपन गणना करेंगे इस पर बल आघूर्ण की, यानी डेरिवेशन वाला पार्ट अब आएगा। अभी तक अपन इसकी थ्योरेटिकल पार्ट की चर्चाएं कर रहे थे। अब अपन इसकी चर्चा करेंगे इसके डेरिवेशन वाले पार्ट की, कि उसके अंदर क्या और कैसे अपन डेरिवेशन करेंगे वो।